हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज सर फ्रॉम केवीसी एकेडमी। आज हम प्री मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे। मौर्यों के पहले भारत में क्या था? तो मौर्यों के पहले जो भारत में था वो था आपका मगध डायनेस्टी, मगध काल, मगध राज्य। मगध राज्य, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं मैप में, उसमें देखिए मगध का जो पार्ट था वो यहाँ पर सिर्फ इतना है। लेकिन उसके बाद जब हम मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य में जाएंगे तो ये जो जगह है वो यहाँ से इंक्रीज़ होके यहाँ का ये पूरा पार्ट मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मिला लिया। जब अशोक में जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि उस फिगर में पार्ट जो है वो और ज़्यादा हो गया है। तो जो मगध का पीरियड है, मगध एम्पायर, वो स्टार्ट हुआ था 684 BC टू 320 BC। मगध काल में तीन वंश सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। पहला वंश था हर्यक वंश, जिसे हर्यक डायनेस्टी बोलेंगे। सेकंड वंश जो था वो नाग डायनेस्टी था, और थर्ड जो था वो था आपका नंद वंश। इनकी जो है वो टाइम ईयर दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये वंश आया। तो डायनेस्टी पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आपको फर्स्ट एंड लास्ट किंग का नेम तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो बीच में और भी कोई महान राजा हुए हैं उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी से, क्योंकि हर्यक वंश ही था जो सबसे पहले आया था मगध में। तो हर्यक वंश जो था वो स्टार्ट हुआ 544 टू 412 BC। हर्यक वंश की जो कैपिटल हुआ करती थी वो उस समय राजगीर हुआ करती थी, जो बाद में कन्वर्ट होके पाटलिपुत्र हो गई और बाद में प्रेजेंट में वो क्या है, पटना है। हर्यक वंश में कुछ बातें डिस्प्यूट की हैं, जैसे राजा भाट, ये लिखा हुआ है राजा भाट, इसको पहला किंग माना जाता है इस डायनेस्टी का। लेकिन इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया जिस वजह से इनका नाम इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक राजा हुआ, इनके बेटों का बेटा, नाती या फिर उसके नीचे की जनरेशन होगी, जिसका नाम है बिंबिसार। बहुत ही फेमस राजा था। 546 BC से 494 BC तक इन्होंने शासन किया। इनका जो समय कैपिटल थी वो मैंने पहले बताया कि राजगीर थी। इनमें एक चीज़ बहुत फेमस थी इनमें, वो ये था कि मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस मीन्स विवाह संबंध। इनका मानना था कि विवाह से रिश्ते मजबूत और अपने आप को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, इसलिए इसने कई देशों की राजकुमारियों से शादी किया। तो इनकी पहली वाइफ का नाम था कौशला देवी, जो कौशल की राजकुमारी थी, जिससे इनको दहेज में काशी मिला। उसके बाद इनकी सेकेंड वाइफ थी सेलना, जो लिचावी की प्रिंसेस हैं। लिचावी को अपन दूसरे वर्ड में वैशाली भी बोलते हैं। वैशाली फेमस रहेगा आपको क्योंकि यहाँ से महावीर जी आए हुए हैं। महावीर जी जो थे वो यहीं के थे, इनका रिलेशन था यहाँ पर। और इनकी जो थर्ड वाइफ थी वो शेमा थी, जिनका रिलेशन था पंजाब से, पंजाब के किसी चीफ की डॉटर थी। तो ये आपका है हर्यक वंश का फर्स्ट राजा कह सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में आपको भाट लिखा आए तो आप फाउंडर में भाट लगाएंगे, ना कि बिंबिसार। अगर भाट नहीं दिया तो आपको बिंबिसार में सही टिक करना है। सेकंड किंग आएगा अजातशत्रु, नाम ही फेमस है अजातशत्रु, कई बार सुना होगा। इन्होंने अपने पिताजी का मर्डर किया था जेल में डालकर, ठीक है, और उसके बाद वहाँ का राजा बन गया था। इनकी सोच अलग थी, पिताजी से अगेंस्ट थी। उनका सोचना था कि शादी से रिश्ते बढ़ाए जा सकते हैं और शासन किया जा सकता है। इनकी सोच थी युद्ध जीत कर हम प्रतापी बन सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सभी जगहों पर आक्रमण किए। वैशाली और कौशला जो जगह थी, कौशल, इन पे भी आक्रमण किया, लिचावी पे किया, हर जगह किया। और टोटल कहा जाए तो 36 स्टेट्स में सराउंडिंग जो स्टेट्स थे वहाँ पर आक्रमण किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो देखें तो मगध का जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक फैल गया। ये यहाँ से ये पूरा हिस्सा, पहले ये वाला पार्ट था, अब ये पूरा हिस्सा हो चुका है। उसके बाद अजातशत्रु के बाद उनका जो नीचे की जनरेशन आई वो आई उदयन। उदयन नाम जो है वो अजातशत्रु के बेटे का है। उसको कई जगह पर उदयभद्र भी बोला गया है। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 462 टू 444 BC तक, 444 BC तक है। इन्होंने पिताजी का
तो नहीं मारा, लेकिन उनके बाद ही इन्होंने शासन कर लिया। और इनके लिए फेमस लाइन सिर्फ इतनी ही है कि इन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से हटाकर राजगीर कर ली थी, राजगृह कर ली थी। राजगीर भी बोल देते हैं, राजगृह भी बोल देते हैं, तो दोनों ऑप्शन कई बार मिल जाता है, तो कुछ भी टिक कर दीजिएगा, दोनों में से दोनों सही है। तो इसलिए इनका नाम फेमस होता है उदयन। उसके बाद इस डायनेस्टी में नीचे और भी जनरेशन आई होंगी, नीचे राजा आए होंगे, और सबसे लास्ट जो राजा आया इस वंश का वो था आपका नागदशक। नागदशक जो था वो उतना फेमस नहीं था। नागदशक के बारे में कहा जाता था कि वो एक कमज़ोर राजा था और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। उसने इनको एक विद्रोह किया था 413 बीसी में, और उसके बाद खुद राजा बन गया था, तो ऐसा कुछ कहा जाता है। तो जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे इसमें शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें या पॉज करके इन बातों को नोट डाउन कर लें, तो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेम्परेरी शिफ्टेड हिज कैपिटल टू वैशाली। अब मान लीजिए पाटलिपुत्र तो हो ही गई थी आपकी, राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल हो गई थी, तो जब ये आए तो इन्होंने कैपिटल को क्या कर दिया, वैशाली कर दिया। और उन्होंने अवंती जगह को भी हराया था और मगध का पार्ट बना लिया था। नंद में भी यही चलता रहा, शिशुनाग और नंदवंश में ये। लेकिन बाद में जब मौर्यों का शासन आया तो अवंती को अलग करके उसकी कैपिटल क्या रखी गई, उज्जैनी रखी गई, जो कि अपन उज्जैन नाम से जानते हैं। अवंती का प्लेस है अवंती, तो यही सब पार्ट है, अपने मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम है कल अशोक। कल अशोक के बारे में बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ये उन्हीं का बेटा है, शिशुनाग का बेटा है, लेकिन आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं मिलेगा कहीं भी। लेकिन इसके बारे में एक बात ज़रूर आपको मिलेगी कि जो 4 बुद्धिस्ट के सभाएं हुई थी, उनमें से जो सेकंड नंबर की काउंसिल हुई थी वैशाली में, जो सभा हुई थी बुद्धिज्म जी के देहांत के बाद या उनके बाद, तो 383 बीसी में हुई थी। तो इसमें जो राजा थे उस समय वो कौन थे, काल अशोक थे। और इसी समय पे क्या कर दिया गया था, फिर से वैशाली से क्या कर दी थी कैपिटल, पाटलिपुत्र कर दी गई थी। इसके बाद नरदिवर्धना और महानंदिन, ये 2 राजा हुए जो लास्ट रूलर कहलाते हैं। और इस तरह से जो इनके बाद एक नया वंश आएगा वो रहेगा नंद वंश। तो अंतिम शासक को हराकर एक नया वंश स्थापित होगा और ये नंद वंश कहलाएगा। नाग वंश के बाद नंद वंश आया, तो हमारा 3rd डायनेस्टी आएगी नंद वंश। तो नंद वंश का जो फर्स्ट किंग था उसका नाम था महापद्मानंद, जो कि एक शूद्र पुत्र था। उनकी मम्मी जो थी वो शूद्र थी, तो शूद्र वंश यहाँ से हुआ, तो आपका ये भी कह सकते हैं। उसके बाद इनको कहा जाता है, महापद्मानंद को डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय, क्षत्रिय को विनाश करने वाला बताया जाता है। इन्होंने जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सभी को हराया था और एकरथ बने थे। मतलब एक ऐसा राजा जिसने सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो उसे एकरथ बोलते हैं। इसने कलिंग भी जीत लिया था और भी कई जगह जीता था, जिसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा, हाथी गुफा में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वंश चलते ही रहते हैं, राजा नए नए आते रहते हैं। उसके बाद एक लास्ट किंग आया जिसका नाम था घनानंद। यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा होगा धनानंद, तो इंग्लिश वाले इसे धनानंद प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन वो हिंदी में घनानंद कहलाता है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। यही वो टाइम है आपका जिस समय आक्रमण किया था अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने आक्रमण किया था और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो एक नया शासक आएगा घनानंद को हटाकर, चंद्रगुप्त मौर्य, और वो कहलाएगा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। उसके बाद ये जो प्री मौर्यन पीरियड था उसमें 2 अटैक हुए थे। पहला अटैक जो था प्री मौर्यन पीरियड का वो ईरानियन अटैक था। ईरानियन अटैक मतलब ईरानियों का, इसमें आप पारसी अटैक भी बोल सकते हैं इसी को। इसमें जो व्यक्ति था, अटैकर था, जिसने भारत में 5th सेंचुरी बीसी के आसपास किया था, 518 बीसी के आसपास किया था, जो मैं आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा फॉरेन अटैक्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और जो सेकंड अटैक था वो था मैसिडोनियन अटैक, मतलब मैसिडोनिया के राजा, मैसिडोनिया की कैपिटल है स्कोपजे, वहाँ के राजा थे अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर। इन दोनों ने इन्होंने 322-323 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, जो कि मैंने बताया कि अभी घनानंद शासन कर रहे थे उस समय।
नंदवंश चल रहा था, उसी समय इन्होंने अटैक किया। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंटेम्प्ररी है। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है मौर्य वंश के साथ साथ चली हैं, समकालिक को बोलते हैं, समकालीन। आपके समय में कोई और महान व्यक्ति पैदा हो जाए तो आप भी फेमस हो जाएंगे, उनको याद करके आपको भी याद किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो ये दोनों अटैक भारत में हुए हैं, ये भी प्री मौर्य पीरियड में हुए हैं, मौर्यों से पहले ही हुए हैं। इन्हीं अटैकों को देख के मौर्य वंश ने अपने आप को इस्टेब्लिश करने का सोचा, अब पूरे भारत को एकत्र करने का सोचा कि अगर विदेशी व्यक्ति ऐसे ही आते रहे और हम अलग अलग रहेंगे तो भारत कभी भी, ये लोग हमको हमेशा ही अटैक करते रहेंगे। तो फिर भारत को एक करने की कोशिश का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, और ज़्यादातर सक्सेस भी हो गया था। और यहीं पर आपका टाइम जो चल रहा था, टाइमलाइन, उसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का भी जन्म होता है और उनके पूरे कार्य यहाँ पर डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी सीरीज़ में वो आपका जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म एंड फॉरेन अटैक्स पे रहेगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। क्योंकि कई बार होता है सिकंदर के बारे में कुछ डिटेल पूछ लिया जाता है, पेरेंट्स नेम, पैदा कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुआ, बेबीलोन जगह कहाँ पर है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु का कारण क्या है, जैनों की जो 4 सभाएँ हुई वो कहाँ, 2 सभाएँ, सॉरी, जैनों की 2 सभाएँ हुई वो कहाँ पर हुई, बुद्धिज़्म की 4 सभाएँ हुई, चारों के समय राजा कौन था, ये सब चीज़ें आपका पेपर का पार्ट होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूँगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।